हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ईपीएफओ का, दैट इज इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एंड ग्रीवांस प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्ट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे इसको हम 2 लेक्चर्स में या फिर कंप्लीट एक लेक्चर में कंप्लीट करें। लेट अस सी कितने टाइम में ये हो पाता है। तो अभी हम लोग पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या फिलोसॉफिकल और लीगल फाउंडेशन है वर्क प्लेस ऑर्डर की इंडिया में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपको पता है डायनेमिक है और मल्टीफैसेटेड फील्ड है। तो फंडामेंटली यहाँ पर आपका जो वेब ऑफ रिलेशनशिप है हमारे एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज एंड स्टेट के बीच में, उसके बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इस वेब में हमें ऑर्डर मेंटेन करना है, आपस में हार्मनी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल और सोसाइटल गोल्स को अचीव कर पाएं। अब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल लेगेसी है जहां पर कि एक क्लास डिफरेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो चुका है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने देखा कि सोशलिस्ट एस्पिरेशंस हमारी रहती हैं और कंटेम्प्रेरी मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर स्टेट का रोल जो है वो पहले एक पैसिव रेगुलेटर था, अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस की, और अब ये एक एक्टिव इंटरवेनर बन गया है कि भाई ये हर चीज में इंटरवीन करेंगे जहां भी कोई इशू आएगा। और आर्किटेक्ट हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के पोस्ट 1947, कि जिस भी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारे बन रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा ये एक बार देखते हुए चल रहे हैं। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कल्मिनेट हुई है रीसेंट एम्बिशियस कोडिफिकेशन में कंट्री के मल्टीफेरियस लेबर लॉज के बीच में। तो आज हम जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम दो फाउंडेशनल पिलर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और दूसरा है ग्रीवांस रिड्रेसल। अब ये केवल मियरली हम ये नहीं कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, लेकिन एक कोर मैकेनिज्म है कि किसके थ्रू यहाँ पर जो इनहेरेंट टेंशन्स हैं हमारे वर्क प्लेस की उन्हें हम मैनेज करें। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे एक फल्क्रम ऑन विच द ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी एंड एम्प्लॉयज राइट्स, प्रॉफिट मोटिव, सोशल गेन, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आर बैलेंस्ड। फल्क्रम एक ऐसा, यहाँ पर फल्क्रम पता है ना, आपको फिजिक्स में पढ़ा था हमने, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि हम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो बैलेंस बनाना है वो किस तरीके से बनाना है कि भाई यहाँ पर जो ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई मैनेजरियल अथॉरिटी खुद से क्या चाहती है, एम्प्लॉयज के राइट्स क्या हैं, कंपनी का प्रॉफिट कमाने का काम है, लेकिन सोशल गेन भी इम्पोर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए कि लोग एक्टिव पार्टनर्स की तरह काम करें। तो यहाँ हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरलाइनिंग्स जो हैं उन्हें एग्जामिन करना है, देखना है कि किस तरीके से स्टैट्यूटरी मैंडेट्स बनते हैं, लॉज हमें क्या बोल रही है करने के लिए, किस तरीके के प्रोसीजर्स यहाँ पर हमें देखने हैं जो कि यहाँ पर हमारे फ्रेमवर्क्स के साथ सेट होंगे। और एक यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली लीगल और फिलोसफिकल आर्किटेक्चर हमें डिजाइन करना है जिसमें कि फेयरनेस, ऑर्डर और जस्टिस की बात हो। अब हमें इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है, इंडियन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की बात करनी है, तो हमें ध्यान में सारी चीजें रखनी होंगी। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिज्म की भी बात करता है। ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अपने रूल्स एंड लॉज होते हैं जो यहाँ पर उसमें काम करने वाले लोगों को फॉलो करने हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हमें हर चीज के बारे में सोचते समझते हुए जाना है और एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होगा इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन का। तो एक हमारे पास आता है डिसिप्लिनरी कोड, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और लीगेसी पढ़ते हैं हम 1958 के कोड की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर डिसिप्लिनरी कोड की, तो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन बेडरॉक माना गया है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का, कि भाई अगर हमें यहाँ पर इफेक्टिव वे में वर्क करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसिप्लिन हमारे लिए जरूरी है। आज आप लोग अगर डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ोगे, आज आपने मेरी वीडियो देखी, कल आपने दूसरी फैकल्टी की, परसों आपने किसी और फैकल्टी की, तो यहाँ पर एक आपका कोहेरेंट नहीं बन पाएगा, आप सारी चीजें समझ नहीं पाओगे। आज आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, कल आपने दूसरा स्टार्ट किया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपका
एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, आज पढ़ाई करी कल नहीं करी। तो वही हमें करना है कि एक इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन भी वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस लेकर आनी है। तो एक ऑर्डरली और कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए एम्प्लॉइज का। ऑर्डरली वे में काम करना है, ऐसा नहीं है कि कोई काम उठा, यहाँ से मान लो रॉ मटेरियल उठाकर ले गए मशीन तक, तो रॉ मटेरियल में कुछ वेस्ट हो रहा है तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब नहीं करना है। कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स जो भी हमें लग रहे हैं कि जरूरी है यहाँ पर, उनको भी ऑब्जर्व करना है, उनके हिसाब से चलना है ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए। तो कंडक्ट यहाँ पर कि भाई क्या क्या हमारे एंटरप्राइजेस की जरूरतें हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए एक ऐसी फोर्स यहाँ पर बनानी है जो कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को अलाइन करे कि वो एंटरप्राइज की जरूरतों के हिसाब से काम करें। फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं वो करेक्टिव होते हैं। आज आपने अपने किसी भी कोवर्कर के साथ में बदतमीजी करी, तो यहाँ पर उन्होंने जाकर शिकायत कर दी, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। तो ये क्या है कि करेक्टिव है कि भाई कोई गड़बड़ हुई, कोई गलती हुई तो हमने उसे सही करा, ना कि प्यूनिटिव है, हम इसे प्रिवेंटिव वे में नहीं लेकर चल रहे। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज को हमें बताना है कि जो आपकी परफॉर्मेंस या कंडक्ट डेफिशिएंसीज हैं, जो गलतियां आप कर रहे हो, जो आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, वो क्या है, और अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना है कि कैसे वो इम्प्रूव कर पाए। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि बेटर परफॉर्मेंस आए, यहाँ पर म्यूचुअल एडवांटेजेस हो हमारे सभी स्टेक होल्डर्स की, तो हम एनहांस करेंगे हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो डिसिप्लिन क्या है, एक क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन है यहाँ पर, ताकि हम अपने सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करें और इंश्योर करें कि एम्प्लॉय कंप्लायंस यहाँ पर हो विद एस्टैब्लिश्ड आपके स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर हमें जो भी ऑपरेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करके चलना है कि सभी चीजें ठीक से हो। साथ में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स सेट किए गए हैं उनके हिसाब से एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करें। तो ये हमारा कोर्सिवली हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। तो रिजिड एनफोर्समेंट हो सकता है, पेनल्टीज लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर म्यूचुअल कॉपरेशन होगा, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। हो सकता है कोई नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया और उन्हें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं था, कुछ गलतियां कर दी, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने गलती कर दी, हम सही करवा देते हैं, हम बता देते हैं कोई काम कैसे करना है। या फिर अगर आप यहाँ पर पुराने हो, आपको पता है ये गलती नहीं करनी है, एक बार दो बार तीन बार आपसे बोला गया, आपने नहीं सुना, फिर भी आप वही गलतियां रिपीट कर रहे हो, आपका मोटिव सही नहीं है या आप काम को केयरलेसली कर रहे हो, तो हो सकता है कि पनिशमेंट या फिर पेनल्टीज लगा दी जाए। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिनरी सिस्टम जो होता है वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स देता है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि एक कोऑपरेटिव स्पिरिट आपके बीच में जो है वो प्रमोट हो, यहाँ पर रिस्पेक्ट आए अथॉरिटी के लिए, कल्टीवेशन हो रिस्पेक्ट का, लोग आपस में यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं कि मुंह पर तो सर और मैम बोल रहे हैं, पीछे पीछे बुराइयां कर रहे हैं। एम्प्लॉय मोराल को हमें एनहांस करना है और किसी भी तरह का केओटिक सिचुएशन नहीं आए, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है जो हमारे अनचेक्ड इनडिसिप्लिन से हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं, तो आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ चीजों का और ख्याल रखना है। जैसे कि हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कोड ऑफ डिसिप्लिन पर। कोड ऑफ डिसिप्लिन एक ट्राइपार्टाइट मॉरल फ्रेमवर्क है जिसमें कि हमारे पास में, आपका ये कब आया था, एनफोर्स कब हुआ, जून 1 1958 में। अच्छा, अब ये एनफोर्समेंट जब मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं कि ये लीगली एनफोर्सेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिक और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट चैप्टर आया इंडिया के इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो ये 15th लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1957 में जब ये बना, और इसको चेंजेस इसमें किए गए बाय मेजर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक काफी बोल्ड अटेम्प्ट किया गया कि जो वर्क प्लेस रिलेशनशिप है, ठीक है, वो अब रिजिड और लीगलिस्टिक फुटिंग की जगह एक ग्राउंडेड मॉरल कमिटमेंट और ह्यूमन वैल्यूज की तरफ जाएं। यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों ही इस बात का ख्याल रखें कि हमें मॉरली काम करना है और ह्यूमन वैल्यूज का भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो ये जो कोड था ये क्यों आया,
क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स देखने के लिए मिल रही थी मिड 1950s में। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैन डेज लॉस्ट जो थे वो भी बहुत ज्यादा सर्ज हुए। क्या हुआ कि स्ट्राइक्स होने लग गई। स्ट्राइक्स होने लग गई तो लोग काम पर आना कम कर चुके थे, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे थे कि काफी सारी लेबर एवरीडे काम नहीं कर रही थी और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा था। तो या फिर यहाँ पर लॉकआउट्स हो रहे थे। लॉकआउट्स कौन करता है, मैंने पुरानी क्लासेस में आपको बताया है, एम्प्लॉयर्स यहाँ पर लॉकआउट्स करते हैं। तो क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ डिसरप्टिव टैक्टिक्स हमें देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, काम करने की जगह कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से डिसरप्शंस यहाँ पर क्रिएट किए जाए। अब वो डिसरप्शंस क्रिएट करने के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि कहीं ना कहीं इसका प्रोलिफरेशन हो रहा था। मतलब कि यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका बेसिकली मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा नंबर जो है, इस तरह की टैक्टिक्स को अपनाने का यहाँ पर नंबर बढ़ता जा रहा था और बहुत फास्ट वे में बढ़ रहा था। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा था या मल्टीप्लीकेशन हो रहे थे इस तरह की जो हमारी टैक्टिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि गो स्लो या फिर पेन डाउन स्ट्राइक्स हो रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये जो अनरेस्ट था ये बढ़ता जा रहा था, तो ये केवल और केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हार्म नहीं कर रहा था, लेकिन पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को भी हार्म कर रहा था। हर अगर यहाँ पर स्ट्राइक्स होती है, आप देखते हैं झगड़े हो जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, लोग अपने सुपरवाइजर्स को मार देते हैं, आपस में लड़ भिड़ पड़ते हैं। तो एक ट्राइपार्टाइट कंसेंसस की जरूरत आ गई थी। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं जो किसी एक कंसेंसस पर पहुंचेंगी कि हाँ हमें आगे से ये चीजें करनी है। तो एक नई अप्रोच लाना जरूरी था। तो कॉन्सिक्वेंटली हमने क्या किया, यहाँ पर बेसिकली कोड को लेकर आए। और ये हमारा केवल ऐसा नहीं कि लीगली एनफोर्सेबल स्टैट्यूज को बनाना है, लेकिन एक जेंटलमैन एग्रीमेंट की तरह लेकर आए, क्योंकि वॉलेंटरी मॉरल कॉम्पैक्ट है सोशल पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कोशिश की, हमने कोशिश की कि इसको एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट बनाएं कि सब लोग मिलकर इसे फॉलो कर रहे हैं। तो एक बैलेंस फ्रेमवर्क यहाँ पर हमारे म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस का आया था। तो सबसे पहले शेयर्ड कमिटमेंट्स की बात हो रही है। तो मैनेजमेंट और यूनियन दोनों को ही बोला गया कि आप अकेले अकेले कोई भी यूनिलैटरल एक्शन ऐसा नहीं लोगे जो कि हमारे इंडस्ट्रियल मैटर से रिलेटेड हो। आपको यूटिलाइज करनी है जो भी एग्जिस्टिंग मशीनरी है, ताकि आप यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट कर पाओ। एग्जिस्टिंग मशीनरी मतलब ऑलरेडी जो प्रोवाइडेड हमारे रूल्स लॉज हैं उन्हें आप फॉलो करो। उनको फॉलो करते हुए अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो और अपना यहाँ पर फेथ दिखाओ कि आप इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना चाहते हो। और ये आप म्यूचुअली नेगोशिएशंस के थ्रू, कंसिलेशन के थ्रू या फिर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के थ्रू करना चाहते हो। तो दोनों साइड्स यहाँ पर प्लेज लेती हैं कि वो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े, कोएर्शन हो, इंटीमेशन हो, विक्टिमाइजेशन या फिर गो स्लो टैक्टिक्स को नहीं अपनाएंगी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी को यहाँ पर फोर्स कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, एक्सेट्रा चीजें आपको नहीं करनी। फिर आता है मैनेजमेंट के प्लेजेस। तो मैनेजमेंट को यहाँ पर क्या प्लेज करना है, एम्प्लॉयर्स जो हैं उन्होंने अग्री किया कि वो वर्कलोड नहीं बढ़ाएंगे विदाउट प्रायर एग्रीमेंट। आपको लग रहा है प्रोडक्शन इस महीने थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, आप अपने वर्कर्स को बताओ, उनसे बात करो, वो क्या कहते हैं उनकी बात सुनो, समझो, तब बढ़ा दो। ठीक है, और एक महीने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरे महीने तक तो भी नेचुरल हो गया कि इतना काम करवाना है। एक महीने की बात हुई, एक महीने तक करवाओ। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन दो यूनियंस को जिन्होंने स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज को फुलफिल किया। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था ना कि कैसे कैसे यहाँ पर एक यूनियन जो है वो हमारी लीगल होगी। तो उनको रिकॉग्नाइज करो और प्रॉम्प्ट एक्शन लो। अगर कोई भी ग्रीवांसेस आते हैं तो उन्हें सेटल करने में, और अवार्ड्स या एग्रीमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन, किसी लेबर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन लिया तो उसको जल्द से जल्द यहाँ पर आप अप्लाई करो, टाइम मत लगाओ। यूनियंस को क्या बोला गया, यूनियंस को बोला गया कि भाई देखो, आप यहाँ पर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाओगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर नेग्लिजेंस कर रहे हो अपनी ड्यूटीज का, या फिर आप किसी भी तरीके से डैमेज प्रोवाइड कर रहे हो हमारी प्रॉपर्टीज को, या फिर इनसबऑर्डिनेशन कर रहे हो।
आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि कंपनी को, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को नुकसान हो, क्योंकि ये फैक्ट्री तो आपके लिए भी खाना लेकर आ रही है ना, आपको भी यहाँ पर हेल्प हो रही है। तो आपको ऐसे यहाँ पर कोई भी तरह के नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं शो करना है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने ये भी कमिट किया कि आप किसी भी तरह के फिजिकल ड्यूरेस में एंगेज नहीं होगे, ताकि इंश्योर किया जा सके कि भाई यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन हैं वो पीसफुल रहें। ठीक है? तो हमें यहाँ पर किसी भी तरह की लड़ाई, झगड़ा ये सब में नहीं पड़ना है। अगर आप कोई छोटा-मोटा स्ट्राइक चलो कर लिया आपने अपनी बात रखवाने के लिए, तो उसमें भी ये नहीं है कि आप सीधे जाओ और डायरेक्टली अटैक कर दो, राइट? तो कंप्लायंस यहाँ पर इंश्योर करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी जो थी वो एस्टेब्लिश की गई और एक सिस्टम बनाया गया मोरल सैंक्शंस का। अगर यहाँ पर आप कोड को ब्रीच कर रहे हो, कोड को यहाँ पर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, कोड में दी गई बातों को, तो मॉरल सैंक्शंस लगेंगे आप पर। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे बोला जा सकता है कि आप एक एक्सप्लेनेशन दो कि भाई आपने यहाँ पर जो बातें बोली गई थी उनको क्यों फॉलो नहीं किया, आपने यूनिट को क्यों ऑफेंड किया, या फिर परसिस्टेंट वायलेशन यहाँ पर आपका क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्यों आप यहाँ पर डिसएफिलिएट कर रहे हो यूनिट को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरह की बातें यहाँ पर बोली गई। तो कोड ऑफ डिसिप्लिन जो था वो यहाँ पर एक टाइम का प्रोडक्ट था कि भाई समय ऐसा चलता चला गया। इंडिपेंडेंस के बाद में जो नेहरूवियन इरा थी उसमें हमने ये देखा कि कंसेंसस बिल्डिंग के ऊपर बात की गई कि सब लोग यहाँ पर, सबकी मर्जी हो, सबका ध्यान रखा जाए, सबका ख्याल रखा जाए, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है। तो ट्राईपार्टाइट डायलॉग्स हुए। हाउएवर इवेंचुअली हमें देखने के लिए मिला कि भाई इसकी जो ऑब्जर्वेंस थी कोड की वो डिक्लाइन करती चली गई और ये इफेक्टिव नहीं रहा, इनफेक्टिव हो गया, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस थी इसकी। ये कैसा था? वॉलेंटरी था, मैंडेटरी नहीं था। क्या था ये? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट थी। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ये आपकी क्या बन चुकी है, ये अब आपकी मैंडेटरी है। तब मैंडेटरी नहीं थी, तब क्या थी? वॉलेंटरी थी। ठीक है? तो यहाँ पर हमें एडवर्सियल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट देखने के लिए मिला था। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर मिसकंडक्ट एग्जैक्टली हम किस चीज को बोलेंगे, इसके लिए एक स्टैट्यूटरी एनालिसिस की जाएगी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 की। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन था जिसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में, वो सफिशिएंट प्रिसीजन के साथ में बताएंगे कि क्या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं जो यहाँ पर उनके अंडर एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है, और क्या यहाँ पर कंडीशंस हैं कि किस तरीके से जो वर्कमैन को उन्होंने एम्प्लॉय किया है उनको क्या-क्या कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है? उन्हें क्या बताया गया, क्या प्रिसाइज कंडीशंस है, सारी चीजें आपको बतानी है। तो क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर रखनी है ताकि मिनिमाइज हो जाए फ्रिक्शन, लड़ाई झगड़े ना बढ़े कि आपने तो ये बोला था कि ये काम करवाओगे, आप करवा कुछ और रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो फ्रिक्शन हमारा अराइज हो रहा था एम्बिग्यूटी से, वो मिनिमाइज हो रहा है कि कुछ चीजें पता ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है। तो सेक्शन 13 जो है इस एक्ट का, इसने मैंडेटरीली एप्लीकेबल किया इसको, इस एक्ट को, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या उससे ज्यादा वर्कमैन हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऐसे स्टैब्लिशमेंट्स में भी इस एक्ट को लगा सकती है जहां पर इससे कम एम्प्लॉइज है, किससे? 100 या उससे कम है, राइट? अगर 100 या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा ही लगेगा। कौन सा? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। तो अदरवाइज यहाँ पर गवर्नमेंट अगर चाहती है तो वो बोल भी सकती है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्ट्स एंड ओमिशन कॉन्स्टिट्यूटिंग मिसकंडक्ट। तो एक सेंट्रल फंक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर्स का यहाँ पर क्या था कि हमने यहाँ पर एक, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिसर हुए हैं जो कि फॉर्मली सर्टिफाई करेंगे कि किस चीज को मिसकंडक्ट में लाया जाएगा। तो एक एक्ट यहाँ पर आपका मिसकंडक्ट कब माना जाएगा? अगर ये एक्सप्लिसिटली लिस्टेड है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। तो जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर हमें अंडर द एक्ट पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे रहे थे कि किस किस चीज को मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे कैसे चीजें हैं जो कि आपके डिसिप्लिन और ड्यूटी से रिलेटेड है, जैसे कि विलफुल
इनसबऑर्डिनेशन या फिर डिसओबीडियंस आपने किया। जैसे कि यहाँ पर डिसोबीडियंस आपको पता है ना कि हमें कोई बात बोली गई, वो हमने फॉलो नहीं की। और विलफुल इनसबऑर्डिनेशन का मतलब कि आप इंटेंशनली रिफ्यूज कर दिया कि भाई सुपरवाइजर ने ये काम दिया है, अब तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसने ये काम दिया है, इससे हमारी नहीं बनती। इस तरह की हरकतें नहीं देनी है। स्ट्राइकिंग वर्क या फिर इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक इलीगली। ऐसा नहीं हो कि आप खुद भी स्ट्राइक्स पर लगे हुए हो और हर बार यहाँ पर काम करने का जब भी टाइम आता है, आपको लगता है कि इस बार तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर लेगी, आप तुरंत स्ट्राइक लगाने बैठ गए या दूसरों को यहाँ पर भड़का रहे हो कि इलीगल स्ट्राइक्स करो। हैबिचुअल एब्सेंस विदाउट लीव, आपने कोई प्रॉपर लीव नहीं ली और आप बार बार छुट्टियों पर जा रहे हो। तो अगर आप 10 दिन के लिए कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ पर 10 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए छुट्टी पर ही जा रहे हो या उससे ज्यादा के लिए, तो फिर आपका ये हैबिचुअल लीव में आ जाएगा। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस के आप रोज यहाँ पर 9 बजे आना है, आप आते 9:30 बजे हो। नेग्लिजेंस या फिर ब्रीच ऑफ एप्लीकेबल लॉज, या आप यहाँ पर सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन एक्ट कर रहे हो। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी से रिलेटेड, आपने कोई चोरी कर ली, कुछ फ्रॉड कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अभी हम देखते हैं ना बैंक्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के बिजनेस के साथ में यहाँ पर आप डिसऑनेस्टी कर रहे हो, ब्राइब्स ले रहे हो या दे रहे हो, या फिर कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, या फिर किसी को आपने बोला कि ठीक है अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो हम आपको ये चीज प्रोवाइड कर देंगे या आपसे ये चीज ले लेंगे, है ना? कुछ भी हो सकता है। एक्ट्स रिलेटेड टू वर्कप्लेस कंडक्ट, राइटियस या फिर डिसऑर्डरली बिहेवियर है कि आप यहाँ पर सीधे दंगेबाजी पर आ गए, आप पीकर आ रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, दूसरों को धमका रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो अपने किसी दूसरे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के। एक्स आपके प्रॉपर्टी एंड सेफ्टी से रिलेटेड कि आप बिल्कुल यहाँ पर डैमेज ही कर दे रहे हो प्रॉपर्टी को, या फिर यहाँ पर कोई लॉस प्रोवाइड कर रहे हो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी में। तो इस पूरे के पूरे स्टैट्यूटरी मैंडेट में मिसकंडक्ट जो है एक कॉर्नर स्टोन है प्रोसीजरल फेयरनेस का। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई मिसकंडक्ट क्या होगा। तो हम अब जो सिस्टम है कि भाई सब्जेक्टिव जजमेंट है, आपके हिसाब से ये मिसकंडक्ट है या फिर नहीं है, से हम कहाँ आ गए कि अच्छा ये चीज की गई, क्या ये इस लिस्ट का हिस्सा है? हाँ है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव प्री डिफाइंड एंड लीगली सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 1.3। तो ये आपका एडजुडिकेटरी प्रोसेस बता रहा है कि चार्ज शीट से अब हम डोमेस्टिक इंक्वायरी की तरफ आ रहे हैं। तो जब एक एम्प्लॉय यहाँ पर उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, एलिगली यहाँ पर उन्होंने कोई एक्ट कमिट किया है मिसकंडक्ट का, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में डिफाइंड है, तो एक फॉर्मल मल्टी स्टेज डिसिप्लिनरी प्रोसेस इनिशिएट होगा। यहाँ पर आप फॉर्मल वेज में कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हाँ आपस में बात कर इनको पनिशमेंट देने का डिसाइड किया। तो यहाँ पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स होंगी जो कि इंश्योर करेंगे फेयर और इम्पार्शियल एग्जामिनेशन कि क्या सच में इन्होंने किया है, ऐसा तो नहीं किसी ने इनको फंसा दिया, या फिर एम्प्लॉयर को ये पसंद नहीं है तो एम्प्लॉयर ने ही झूठ बोल दिया। उसके बाद में ही कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होती है। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठानी है जिसमें वो यहाँ पर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर आपका ठीक है कि वारंट करेंगे फॉरेन फॉर्मल एक्शन को। मतलब कि देखो अगर यहाँ पर हमें क्या करनी है, इंक्वायरी बिठानी है। अब वो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें हमें कुछ चीजें सुनिश्चित करनी है, फाइनलाइज करनी है। वो क्या है कि भाई यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट यहाँ पर इनिशियली एविडेंसेस हैं कि ये बात तो सच है कि ये काम इन्होंने ही किया है, लेकिन अब हमें फर्दर लीगल प्रोसेस के साथ में भी आगे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक वारंट इशू करना है कि भाई यहाँ पर इस पर्सन को बोला जाएगा कि आप अपियर करो हमारे सामने। फिर इसके बाद में एक चार्जशीट लेकर आई जाती है। प्राइमा फेसी पता चल गया ना क्या होता है कि फर्स्ट अपियरेंस आपका, ठीक है, या फिर सफिशिएंट एविडेंसेस हैं आपके पास में, तो एट फर्स्ट साइट हम इसको देखेंगे। अगर इशुएंस ऑफ चार्जशीट की बात करें तो अगर ग्राउंड्स यहाँ पर सफिशिएंट हैं तो एक फॉर्मल चार्जशीट इशू की जाएगी जिस डॉक्यूमेंट में अब हम क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक क्लियर डिटेल्ड वे में एलिग्ड मिसकंडक्ट बताया जाएगा
और स्पेसिफिक क्लॉजेस यहाँ पर दिए जाएंगे कि भाई ये वाले स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं उन्हें वायलेट करा गया है। आगे समझ में। देन आती है आपकी डोमेस्टिक इंक्वायरी। अब डोमेस्टिक इंक्वायरी में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय की जो एक्सप्लेनेशन हमें मिली वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, अनसेटिस्फैक्ट्री थी, तो एक फॉर्मल डोमेस्टिक इंक्वायरी बिठाई जाएगी जिसमें कि ये एक क्वाजी जुडिशियल इंटरनल ट्रायल होगा, जहां पर एक इम्पार्शियल इंक्वायरी ऑफिसर को हम अपॉइंट करेंगे जो दोनों साइड से बिलोंग नहीं करेगा। एम्प्लॉय को पूरा फुल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी बात को यहाँ पर रखें, खुद को डिफेंड करें। जो भी मैनेजमेंट ने विटनेस किया है या उनके जो विटनेसेस आ रहे हैं, हो सकता है मैनेजमेंट ने खुद देखा हो या तो फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आए, बोले कि देखो इन्होंने इन पर्सन को इस तरह के मिसकंडक्ट करते हुए देखा है, तो उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और खुद के एविडेंसेस भी यहाँ पर जो पर्सन जो एम्प्लॉय हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आता है इंक्वायरी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स। तो अब यहाँ पर एक इंक्वायरी ऑफिसर बैठे थे, इनको क्या करना है, एक रिपोर्ट लेकर आनी है जिसमें कि जितने भी एविडेंसेस हैं उन्हें वो समराइज करेंगे, एक रीजन्ड फाइंडिंग बताएंगे हर एक चार्ज के ऊपर। अब ये आपकी सोली एविडेंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि मेरे को लगा ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, ऐसा नहीं होना है। कैसे होना है कि भाई यहाँ पर ये एविडेंसेस थे, ये एविडेंसेस हमें ये कहानी बता रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड शो कॉज नोटिस। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यहाँ पर पूरी की पूरी रिव्यू करेगी रिपोर्ट को जो इंक्वायरी ऑफिसर ने दी है, और अगर वो यहाँ पर मानते हैं कि ये जो एम्प्लॉय है ये गिल्टी हैं, तो वो डिटरमिन करेंगे कि क्या पनिशमेंट इन्हें मिलनी चाहिए। साथ में एक सेकंड शो कॉज नोटिस इनको दे सकते हैं और कम्युनिकेट करेंगे कि क्या-क्या फाइंडिंग्स और प्रपोज्ड पनिशमेंट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइमा फेजी रहेगा, उसके बाद में हम यहाँ पर अपने एविडेंसेस वगैरह चेक कराएंगे। स्टेप्स याद कर लो एक बार अच्छे से। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर चार्जशीट इशू की गई, फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी हुई, फिर इंक्वायरी की रिपोर्ट और फाइंडिंग्स हमें निकाली गई, और डोमेस्टिक इंक्वायरी में कौन आए थे, हमारे इंक्वायरी ऑफिसर आए थे। फिर उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दी गई। उसके बाद में एक यहाँ पर शो कॉज नोटिस भेजा गया, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है, ठीक है, कि भाई क्या-क्या रीजंस हैं कि एक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो हमें लेना है या पेनल्टी हमें इनके ऊपर लगानी पड़ेगी, और क्या पेनल्टीज हम लगाएंगे, क्या पनिशमेंट्स हम इन्हें देंगे। इसके बाद में पूरा जो एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फाइनल रीजन्ड ऑर्डर को इम्पोज करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है डोमेस्टिक इंक्वायरी का, इसमें एक जुडिशियली मैंडेटेड फ्रेमवर्क हम देखेंगे जिसमें जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में उन्हें हमें इन्फ्यूज करना है, और हमारे जो एम्प्लॉय की राइट टू लाइवलीहुड है उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा। समझ में आ गया। तो किस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे कि हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, उसके हिसाब से हम इनको पूरा का पूरा पनिशमेंट वगैरह जो भी देना है, और हमें यहाँ पर एम्प्लॉयर की जो राइट है, राइट टू लाइवलीहुड, उसका भी ध्यान रखना है। अब आता है सस्पेंशन एंड सब्सिस्टेंस अलाउड, तो अलाउंसेस सॉरी। तो अब एक यहाँ पर हमने देखा कि पूरी इंक्वायरी बैठी, तो उस टाइम पर तो सस्पेंड कर दिया जाएगा इनको। तो एक क्रिटिकल स्टैट्यूटरी सेफगार्ड है एम्प्लॉइज के लिए, जो कि सेक्शन 10A ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंडर प्रोवाइड किया गया है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि एक सब्सिस्टेंस अलाउंस दो जब एक वर्कमैन को आपने सस्पेंड किया कि भाई उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है मिसकंडक्ट की, तो लॉ मैंडेट करती है कि भाई पहले 90 दिन के लिए जब सस्पेंशन हुआ तो एम्प्लॉयर एक सब्सिस्टेंस अलाउंस देंगे एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस द वर्कमैन वाज एंटाइटल्ड टू इमीडिएटली बिफोर द सस्पेंशन। तो यहाँ पर अब आप जब उन्हें सस्पेंड कर रहे हो तो मान लो उन्हें 100 रुपीज यहाँ पर मिलते थे पर डे के हिसाब से, तो अगले 90 दिन के लिए उन्हें 50-50 रुपीज कर मिलेंगे। साथ में रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो है, ठीक है, इसमें आपको 75% यहाँ पर अपना अलाउंसेस रेट को बढ़ाना होगा, प्रोवाइडेड कि जो डिले हो रहा है
डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में, उसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कि भाई हमारी जो प्रोसीडिंग्स है उनमें कोई भी डिलेज है। तो इससे जो एम्प्लॉयज यहाँ पर हैं वो बिना किसी फाइनेंशियल मीन्स के नहीं रहेंगे, उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा, और पोटेंशियली लेंथी जो डिसिप्लिनरी प्रोसेस है उसमें उनके फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो एक की एस्पेक्ट ऑफ फेयरनेस हम मेंटेन कर कर चल रहे हैं, राइट। अब हमारा आता है सेक्शन 1.4, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें फेयरनेस अपहोल्ड करनी है। अब यहाँ पर रोल आता है आपका नेचुरल जस्टिस का डिसिप्लिनरी एक्शंस में। ये आपको ये पता है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है? इसको अपन पीएनजे भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि भाई यहाँ पर हमें सभी रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है जो कि हमारे फेयरनेस दिखाए, ठीक है। किसी को एक्सप्लॉइट ना कर दें, हम इस बात का ध्यान रखना है। तो आर्बिट्ररी एक्शंस यहाँ पर नहीं होने चाहिए बाय एनी जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स चलते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में। एक होता है ऑडी ऑल्ट्रम पर्टेम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नैमो यूडेक्स इन कॉजा सुआ। पहले का मतलब सिंपल से ये है कि कोई भी अगर साइड है तो उसको आपको सुनना पड़ेगा पहले। तो ऐसा नहीं कि एक साइड को सुनकर आपने अपना डिसीजन सुना दिया, हियर द अदर साइड। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा साइड बोलता है कि भाई कोई भी पर्सन अपनी ही कॉज केस में जज नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप अपने केस में खुद ही जज नहीं बनकर घूमोगे। चलिए, तो अब यहाँ पर अगर हमें बात करें रोल ऑफ नेचुरल जस्टिस की हमारे डिसिप्लिनरी एक्शंस में, तो सबसे पहले तो ये प्रोसीजरल बेडरॉक है कि भाई कोई भी फेयर डिसिप्लिनरी एक्शन यहाँ पर बिल्ड होगा। तो कोर टेनेंट्स हमारे पैरामाउंट हैं जो मैंने अभी समझाए। सबसे पहले तो कि यहाँ पर आप अपने खुद के ही केस में जज नहीं बन सकते हो, तो रूल अगेंस्ट बायस हो जाएगा, जिसमें कि कोई भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, पर्टिकुलरली जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर थे, वो इम्पार्शियल रहेंगे, किसी भी तरह के पेक्यूनरी, पर्सनल या ऑफिशियल बाइस नहीं रखेंगे। जस्टिस जो है वो यहाँ पर आपका ना ही केवल किया जाएगा, बट ऐसा यहाँ पर होना चाहिए कि वो दिखे भी कि आपने जस्टिस किया है, ठीक है। दोनों ही चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लग रहा है कि यहाँ पे जस्टिस हो गया लेकिन हुआ नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई आप पूरा टाइम दो दूसरे पर्सन को, उनको पहले तो अपॉर्चुनिटी दो कि उनको सुना जाए, प्लस वो अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर पाए, उन्हें थोड़ा टाइम भी दोगे तो किसी भी पर्सन को यहाँ पर हम कंडेम नहीं करेंगे अनहर्ड। यहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में राइट टू नोटिस होना चाहिए कि भाई उनको चार्जशीट दी जाए कि उनके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम केसेस लगाए जा रहे हैं, क्या क्या चीजों में उनको हम यहाँ पर एलिगली बोल रहे हैं कि आपने मिसकंडक्ट किए हैं। फिर आप अपना खुद का केस रखो। आप यहाँ पर जो भी एडवर्स एविडेंसेस हैं जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन, वो रिव्यू कर पाओ, और राइट आपको दी जाएगी कि आप यहाँ पर एक रीजन डिसीजन लोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू नहीं जाते हो तो पूरा का पूरा जो एंटायर डिसिप्लिनरी एक्शन है वो नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा लेबर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के थ्रू, रिगार्डलेस कि एम्प्लॉय एक्चुअली गिल्टी था। मान लो यहाँ पर कोई गलती की लेकिन इंक्वायरी ऑफिसर ने इनकी बात ही नहीं सुनी, तो यहाँ पर चाहे वो गिल्टी ही क्यों नहीं हुए, इंक्वायरी ऑफिसर की बात को हम नल एंड वॉइड मान लेंगे। अब आते हैं डोमेस्टिक इंक्वायरी प्रोसेस और करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में। तो सबसे पहले है हमारा चार्जशीट। तो हमें चार्जशीट क्या करनी है? इशू करनी है। तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर आपका लगेगा? यहाँ पर आपका लगेगा ऑडी ऑल्ट्रम पार्टेम, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आपने इसको फॉलो नहीं किया कि चार्जशीट इशू नहीं की, तो फिर आपने जो भी इंक्वायरी की थी वो इनवैलिड या फिर विटिलेटेड मानी जाएगी। एम्प्लॉयज की एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पर आपको रीजनेबल टाइम और अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि आप अपनी बात को रख सको। तो यहाँ भी आपका ऑडी ऑल्ट्रम पर्टिम का हो जाएगा प्रिंसिपल, जिसमें कि अगर अपॉर्चुनिटी डिनाई कर दी जाती है तो ये एक फेयर प्रोसीजर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल देंगे कि आपने फैटल प्रोसीजरल फ्लॉ यहाँ पर किया है। इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स की बात करें
तो आपको एक अनबायस्ड और इम्पार्शियल इंक्वायरी ऑफिसर रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर एम्प्लॉयर जो हैं वही डिसीजन लेने बैठ गए, वही इंक्वायरी ऑफिसर बन गए, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ऐसा किया तो आपकी इंक्वायरी को बायस माना जाएगा और इसकी फाइंडिंग्स को हम अलग साइड हटा देंगे, इसने जो भी बात बोली है हम नहीं ध्यान देंगे। इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स की बात करें तो जो भी एविडेंसेस हैं यहाँ पर उनको हमें प्रेजेंट करना है और उनकी हमने क्या क्या क्रॉस एग्जामिनेशन की अपने विटनेसेस की, वो सारी चीजें भी हमारी एम्प्लॉय की प्रेजेंस में होंगी। और ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम रूल जो है वो यहाँ पर बात करता है फेयर हियरिंग, कि भाई राइट टू बी हर्ड दिया जाएगा और एम्प्लॉइज के यहाँ पर हमारे जो एविडेंसेस हैं वो एम्प्लॉइज के पीछे, एम्प्लॉइज के प्रेजेंस सॉरी एब्सेंस में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स तो एक फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहाँ पर एम्प्लॉय को कि भाई आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो आपके अगेंस्ट जो भी मैनेजमेंट के विटनेसेस थे। तो यहाँ भी आपको ऑडी ऑल्ट्रम पार्टिम रूल लगेगा और अगर आपको ये राइट नहीं दी गई है तो फंडामेंटल वायलेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट है इंक्वायरी की रिपोर्ट या फाइनल ऑर्डर जो भी आएगा, तो इंक्वायरी ऑफिसर और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो हैं उनको बोला गया है कि आप रीजन फाइंडिंग्स दोगे और एक रीजन फाइनल डिसीजन दोगे। जो भी डिसीजन आप दे रहे हो उसके पीछे क्या कारण है वो आपको बताना होगा और अगर आपने आर्बिट्ररी या अनरीजन ऑर्डर दिया तो उसे स्टक डाउन कर दिया जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिज्म क्या है ग्रीवांस रिड्रेसल की। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ग्रीवांस अलग है और डिस्प्यूट अलग है, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन यहाँ पर हमें बताना है कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या रहेगा, ग्रीवांस क्या रहेगा इंडियन लेबर लॉ के हिसाब से। तो ग्रीवांस क्या है कि किसी ने फॉर्मल कंप्लेंट की या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ में इनजस्टिस हुआ है रिगार्डिंग उनकी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल है नेचर में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, एक स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट है आपका सेक्शन 2K ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो बोल रहा है कि कोई भी डिफरेंस एम्प्लॉयर और वर्कमैन, ठीक है, मल्टीपल लोगों के बीच में है और ये कलेक्टिव होगा नेचर में। ग्रीवांस केवल इंडिविजुअल और डिस्प्यूट यहाँ पर सभी के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रीवांसेस को एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्पाउजल, कि भाई अगर यहाँ पर इसको ट्रेड यूनियन ने मुद्दे को उठाया और एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वर्कमैन ने, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके ऑफिस में एक लड़की है, ठीक है, एक ट्रेड यूनियन बन गई आपकी जिसमें केवल वीमेन ही इसका पार्ट है और उन सभी विमेन का कहना है कि पर्टिकुलर मैनेजर जो है वो उनके साथ में हरासमेंट करता है, बैड टच करता है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन इनका साथ देने आ गया कि ऐसी काफी कंप्लेंट्स हमारे पास एक दो और भी आ चुकी हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। तो ऐसे में ये जो ग्रीवांस इस पर्टिकुलर पर्सन का था वो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया, ठीक है। या फिर एक लीगल फिक्शन क्रिएट हो रहा है बाय सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट, जिसमें कि किसी भी डिस्प्यूट को हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पर ऐसा अराइज हुआ जिसकी वजह से कंपनी ने उस पर्सन को ही जॉब से निकाल दिया, तो वो भी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन जाएगा। अब लीगल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ग्रीवांस क्या है, एक कंप्लेंट या फीलिंग ऑफ इनजस्टिस यहाँ पर एम्प्लॉय के थ्रू, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन के अंडर इसे प्रॉपर डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर। स्कोप की बात करें तो ये इंडिविजुअल है, ये कलेक्टिव है। पार्टीज की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल एक पर्सन आएंगे और यहाँ पर पूरे वर्कमैन की एक बॉडी या फिर ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं वर्सेस एम्प्लॉयर्स। तो ये एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर्स है और ये आपका ट्रेड यूनियन वर्सेस एम्प्लॉयर्स या फिर एम्प्लॉयज वर्सेस एम्प्लॉयर है। रेजोल्यूशन ये प्राइमरली इंटरनल होता है, सुपरवाइजर्स, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, ये सब चीजें होती हैं। यहाँ पर हमें एक्सटर्नली करना पड़ेगा तो एक कंसिलेशन ऑफिसर, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल कुछ भी बैठ सकती है। नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस डिससेटिस्फेक्शन। तो क्या क्या कॉमन कॉजेज हैं कि भाई एम्प्लॉयज के ग्रीवांसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एम्प्लॉय ग्रीवांसेस यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है डिससेटिस्फेक्शन के। अभी डिससेटिस्फेक्शन क्यों हो रहा है, अलग अलग कारणों से हो रहा है, पूरा ऐसा नहीं कि एक ही बार में यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम आई थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम क्या देखेंगे
कि अब हमें रूट कॉजेस समझने हैं कि भाई यहाँ पर क्या असेंशियल है ताकि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इन ग्रीवांसेस का कर पाए। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रीवांसेस हो सकते हैं कि वेजेस पूरे नहीं मिल रहे, इंसेंटिव्स नहीं मिले, ओवर टाइम नहीं हुआ, बोनसेस नहीं मिले। दूसरा हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट ग्रीवांसेस कि भाई यहाँ पर अनसेफ अनहेल्दी वर्क कंडीशंस हैं, टूल्स प्रॉपर नहीं है, वर्क प्लेस फैसिलिटीज अच्छे से नहीं प्रोवाइड की गई। फिर आता है सुपरवाइजरी ग्रीवांसेस। तो यहाँ पर बायस हमें देखने के लिए मिलेगा, फेवरेटिज्म हमें देखने के लिए मिलेगा मैनेजमेंट के थ्रू, या फिर हार्श मैनेजमेंट स्टाइल्स फ्रॉम इमीडिएट सुपरवाइजर्स। जैसे खाना भी नहीं खाने दे रहे, खाना खाने के लिए भेजा तो 2 से ढाई का यहाँ पर टाइम था, भेजा तो इन्होंने 2:20 पर, लेकिन 2:30 बजे तक जो लोग नहीं आए उन्हें पनिश किया। तो ये क्या है, ये हार्श मैनेजमेंट स्टाइल हो गया। और ऐसी चीजें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी ग्रीवांसेस, तो यहाँ पर हम डिससेटिस्फाइड हैं प्रमोशन ट्रांसफर लीव पॉलिसी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी एनफोर्समेंट से। आपने चीजें बोल तो दी ऑन पेपर लेकिन आप एक्चुअल में नहीं करवा रहे हो, ठीक है। इंटरपर्सनल एंड सोशल ग्रीवांसेस, तो कलीग्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, बुलिंग हो रही है, हरासमेंट किया जा रहा है, रिकॉग्निशन नहीं किया जा रहा उनके काम का। तो ये सब चीजें हैं, क्या क्या है, इकोनॉमिक, वर्क, सुपरवाइजरी, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल। ओके, याद रख लेना इनको। इफेक्टिव ग्रीवांस मैकेनिज्म जो है वो आपके लिए टूल बन जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, और साथ में वाइटल डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई करने हैं रूट कॉसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर्स। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है हमारी रेजोल्यूशन के लिए। यहाँ पर 16th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1958 में, उसकी बात हो रही है कि जो मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर है वो एक सिंपल एक्सेसिबल टाइम बाउंड इन हाउस मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयज के ग्रीवांसेस हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर। तो यहाँ भी हम मल्टी स्टेप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा एक इमीडिएट सुपरवाइजर। तो जो भी एग्रीव्ड एम्प्लॉई है वो अपनी ग्रीवांस वर्बली बताएंगे, रिस्पॉन्स इनको 48 आवर्स के अंदर अंदर इनसे मिल जाना चाहिए। तो हुआ क्या, मान लो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स गए अपने सुपरवाइजर मिस्टर ए के पास, इनको अपनी प्रॉब्लम बताई, सिर्फ मुंह से बोलकर बताई। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, और 48 आवर्स में इन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी के पास जाएंगे, अगर यहाँ पर मिस्टर एक्स खुश नहीं है मिस्टर ए की बात से तो ये क्या करेंगे, अब इन्हें जाना पड़ेगा एचओडी के पास में। अगर यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या देना पड़ेगा, अब ये तो बात इन्होंने मुंह से बोलकर कर दी थी, है ना, लेकिन यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा, रिटन में सारी बात देनी पड़ेगी। तो डिसीजन जो है वो 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ग्रीवांस कमेटी। तो जो मैटर है वो हम एक बाईपार्टाइट कमेटी के पास भेजेंगे ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर हमारे पास सभी साइड से लोग आएंगे, और इनको रिकमेंडेशन देने के लिए कितना दिन का समय दिया गया, 7 डेज का। तो 48 आवर्स, 3 डेज, फिर 7 डेज। फिर मैनेजमेंट जो है वो अपना फाइनल डिसीजन देगी कमिटी की जो भी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 3 दिन के अंदर। और देन आता है वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। अगर ये स्टिल अनसेटिस्फाइड हैं तो मैटर को हम वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के लिए भेज देंगे। तो एक वॉलेंट्री फ्रेमवर्क है यहाँ पर कि भाई जिसमें कि इफेक्टिवनेस जो है, अगर जेन्युइन मैनेजमेंट कमिटमेंट होगा तो यहाँ पर ये सारी लेवल्स आएंगे नहीं, 48 आवर्स के अंदर अंदर सब चीजें रिजॉल्व हैं, अदरवाइज 3 दिन के अंदर, अदरवाइज 7 दिन के अंदर, या फिर नेक्स्ट 3 डेज में। अब आ जाओ स्टैट्यूटरी मैंडेट्स के ऊपर। तो स्टैट्यूटरी मैंडेट्स में आप क्या देखोगे, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। तो इवोल्यूशन हो रहा है कहाँ से, एक वॉलेंट्री मॉडल से एक स्टैट्यूटरी मैंडेट की तरफ, जहां पर हम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो लीगल बैकिंग हो रही है टू इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप क्या देखोगे कि सेक्शन 9C जो है वो स्टैब्लिश करेगा ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, जिसमें कि यहाँ पर हर एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं उसमें हमें जीआरसी कमिटी का यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब जीआरसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन की साइड से आएगी, ठीक है।
अब प्रोसीडिंग्स यहाँ पर जो है वो आपकी 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्रूशियल प्रोविजन यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड रहेगा कि भाई वर्कमैन की जो राइट है कि वो मैटर को एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पोजिशनिंग द जीआरसी एज अ मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप नॉट अ फाइनल फोरम। जीआरसी आपकी पहली स्टेप है कि आपको अपनी बात रखने यहाँ पर जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनके बात का यहाँ इनका डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप कहीं और नहीं जा सकते हो, फिर आप इसको एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड क्या बात करता है, ये बोल रहा है कि जो जीआरसी का फ्रेमवर्क है इसे मैं रिटेन करूंगा, लेकिन कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं ताकि हम इसे स्ट्रेंथन करें। तो जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो हमारे अब 10 हो चुके हैं और स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड हमारा 1 साल है फॉर फाइलिंग अ ग्रीवांस। क्रिटिकल न्यू रूल यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग का, उसमें हमें क्या चाहिए कि कोई भी मेजॉरिटी डिसीजन जो है उसमें एग्रीमेंट 50% या उससे ज्यादा के लोगों की आनी चाहिए। तो 50% से ज्यादा के लोग यहाँ पर हमें जो डिसीजन दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक चेंज आ रहा है तो वो डेमोक्रेटिक और इक्विटेबल फंक्शनिंग को फोर्टिफाई कर रहे हैं कि हम एक प्रॉपर यहाँ पर मेथड फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर जीआरसी की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कितने लोग चाहिए थे आपको जीआरसी फ्रेम करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट में 20 या उससे ज्यादा लोग काम करेंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में भी। यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स जीआरसी के 6 हो सकते हैं, यहाँ पर जीआरसी के 10 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन यहाँ पे आपका सेम है। विमेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कम से कम एक तो होनी ही चाहिए जब तक प्रैक्टिकल है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की भाई यहाँ पर नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स कितनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से, जैसे अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और 1000 लोग की यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में कितने लोग आए, 1000 लोग के लिए हमारे पास में 5 लड़के आए, ठीक है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर 1000 लड़कों के लिए 5 हैं और 2000 विमेन हैं, तो या फिर 2000 हटा दो, 500 विमेन हैं, ठीक है। तो हमें 3 विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए और 5 मेल चाहिए, ठीक है, मैन रिप्रेजेंटेटिव। टाइम लिमिट क्या होगी फाइलिंग के लिए ये स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा 1 साल दिया गया है कि आप अपनी ग्रीवांस को 1 साल में फाइल कर सकते हो। टाइम लिमिट यहाँ पर कि आपकी रिपोर्ट या पूरी की पूरी वो आ जानी चाहिए 30 दिन का, और यहाँ पर भी 30 दिन का है। यहाँ एप्लीकेशन का है, यहाँ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सेम ही है। डिसीजन मेकिंग रूल यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पर मेजोरिटी का होना चाहिए, 50% से ज्यादा लोग आपके डिसीजन में अग्री करेंगे तभी आप उसे एक फाइनल डिसीजन बोलोगे। अपील यहाँ पर आप एम्प्लॉयर को कर सकते हो, यहाँ भी आप एम्प्लॉयर को कर सकते हो। तो इस फ्रेमवर्क में हम क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और ग्रीवांस रिड्रेसल जो है उसमें सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन आया। तो सबसे पहले तो मॉरल सुएशन हो रहा था कि भाई यहाँ पर आप अपना एक लेटर लिखो, झूठ यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ की है ना, तो आपके पास वो जो कोड था वो कोड कैसा था, वॉलेंट्री था और वहां पर कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, मॉरल सुएशन था कि भाई यहाँ पर आपको एक लेटर लिखकर सॉरी बोल देना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास स्टैट्यूटरी मैंडेट्स बैठ गए। तो ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉर्मलाइजेशन और लीगलिज्म की तरफ आ गई, जिसमें कि जुडिशियल एक्टिविज्म काफी हैविली इन्फ्लुएंस कर रहा है चीजों को और वर्कर्स की राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जुडिशरी का जो इन्फ्यूजन है यहाँ पर कि भाई हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेकर आ रहे हैं डोमेस्टिक इंक्वायरी में। तो इससे भी हमने देखा कि ये काफी ट्रांसफॉर्मेटिव है नेचर में। साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है वो इस प्रोसेस को और ज्यादा यहाँ पर कंसोलिडेट कर कर हमारे लिए इंटरनल मैकेनिज्म बिठा रहे हैं जो कि ज्यादा रोबस्ट, डेमोक्रेटिक और एफिशिएंट है। तो हम देखेंगे कि ट्विन पिलर्स ऑफ डिसिप्लिन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल हैं हमारे पास में। एक फेयर, ट्रांसपेरेंट डिसिप्लिनरी कोड है जो कि ग्रीवांसेस को मिनिमाइज करेगी, और एक इफेक्टिव ग्रीवांस मैकेनिज्म है, एक सेफ्टी वॉल प्रोवाइड कर रही है कि किसी भी तरीके से हम डिसकंटेंट को रिजॉल्व कर कर अपने डिसिप्लिन को रीइंफोर्स करें। तो दोनों मिलकर यहाँ पर पूरा एक आर्किटेक्चर बना रही है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करते हुए हमें इम्पेरेटिव्स जो हैं प्रोडक्टिविटी के जो भी हैं उन्हें बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ वर्कप्लेस जस्टिस।
ठीक है। एंड इसी के साथ में आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास के नोट्स मिले और इसी तरह के नोट्स आपको मिले आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज डिटेल्ड नोट्स, डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल समरी शीट्स, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 1500 एमसीक्यूज जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेंगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो आपको क्या करना है, आरपीए एकेडमी की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाना है और वहां से इस कोर्स को परचेज करना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।